नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो भारत के भूगोल के बारे में है। अब देखिए, स्कूल में हम सबने नक्शे देखे हैं, रटे हैं, पर आज हम उस नक्शे को सिर्फ एक तस्वीर की तरह नहीं बल्कि कहानी की तरह देखने वाले हैं। बिल्कुल। ये कहानी लाखों साल पुरानी है, जब भारत आज जहां है वहां था ही नहीं। और ये कहानी कुछ हैरत अंगेज आंकड़ों से भी भरी है, जो भारत के विशाल आकार और दुनिया में उसकी जगह को एक नए नजरिए से दिखाते हैं। सही कहा। तो आज का हमारा मिशन है इन स्रोतों की मदद से भारत के जियोग्राफिक डीएनए को आप कह सकती हैं डीकोड करना। ये समझना कि ये जमीन का टुकड़ा कितना बड़ा है, इसकी सीमाएं इसे कैसे परिभाषित करती हैं और कुछ काल्पनिक रेखाएं हमारे जीवन को असल में कैसे प्रभावित करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस समय से जब दुनिया का नक्शा आज जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था। हाँ, ये बात मुझे हमेशा फैसिनेटिंग लगती है कि भारत हमेशा से एशिया का हिस्सा नहीं था। ये एक लंबा सफर तय करके यहाँ पहुंचा है। स्रोत हमें लगभग 22 करोड़ साल पीछे ले जाते हैं, है ना? एकदम। उस वक्त दुनिया के सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट में जिसका नाम था पैंजिया। सोचिए, एक ही विशाल जमीन, फिर पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल हुई और पैंजिया टूटने लगा। और वो दो बड़े हिस्सों में बट गया, लॉरेशिया और गोंडवाना। एग्जैक्टली। और भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा, मतलब हमारा सदर्न पेनिनसुला, उसी दक्षिणी हिस्से गोंडवाना का एक टुकड़ा था। उस क्लब में हमारे साथ आज के दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका भी थे। तो हम सब एक तरह से पड़ोसी थे। फिर हमारा हिस्सा उत्तर की ओर बहने लगा, एक बहुत ही धीमी, लाखों साल लंबी यात्रा पर। और इसी यात्रा का अंत हुआ एक जबरदस्त टक्कर से। दुनिया की सबसे बड़ी टक्करों में से एक, जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो उस टक्कर से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय का जन्म हुआ। एशिया के नक्शे पर हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। और आज, जैसा कि स्रोत बताते हैं, भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, एशिया के दक्षिण मध्य में, एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, रणनीतिक लोकेशन पर। चलिए अब भारत के आकार की बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत एक बड़ा देश है, पर जब आप इसे दुनिया के बाकी देशों के साथ तौलते हैं तो कुछ बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से हम दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश हैं। हाँ, लिस्ट सीधी है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और फिर 7वें नंबर पर भारत। लेकिन जैसे ही आप इस लिस्ट को आबादी के नजरिए से देखते हैं, पूरी कहानी पलट जाती है। क्षेत्रफल में 7वें नंबर पर होने के बावजूद आबादी में हम दुनिया में पहले नंबर पर हैं। और यहीं पर सबसे दिलचस्प आंकड़ा छिपा है। स्रोत बताते हैं कि भारत के पास दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा है, जस्ट 2.4%। और इस 2.4% जमीन पर दुनिया की 17.5% आबादी रहती है। ये आंकड़ा भारत की हर चुनौती और हर अवसर के मतलब केंद्र में है। इसे ऐसे समझिए कि दुनिया के एक कमरे में अगर 100 लोग हैं, तो 17-18 लोग सिर्फ उस कोने में खड़े हैं जिसका साइज सिर्फ 2.4% है। इससे आपको हमारे संसाधनों, हमारे शहरों और हमारी जमीन पर पड़ने वाले दबाव का अंदाजा होता है। बिल्कुल। इसीलिए हमारा जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और हमारा कुल क्षेत्रफल, अगर नंबर की बात करें, तो लगभग 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। स्रोत एक और शब्द का जिक्र करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप या इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये हम अक्सर सुनते हैं, पर इसमें कौन कौन से देश आते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप एक भौगोलिक इकाई है जिसे हिमालय बाकी एशिया से एक दीवार की तरह अलग करता है। इसमें भारत के अलावा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश शामिल हैं। तो ये तो हुई बड़े पैमाने की बात, लेकिन अगर हम जूम इन करें और भारत के नक्शे पर इसकी सटीक सीमाओं को देखें तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। कहां से कहां तक फैला है भारत, बिल्कुल सटीक। चलिए इसे अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से समझते हैं। दक्षिण से उत्तर तक हमारा अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक है। और पश्चिम से पूर्व? पश्चिम से पूर्व हमारा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक है। अब यहाँ एक मजेदार पहेली है। अगर आप इन दोनों विस्तारों को देखें तो दोनों लगभग 30 डिग्री के हैं। हाँ, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई लगभग बराबर होनी चाहिए, है ना? एक स्क्वायर जैसा। लॉजिक तो यही कहता है, पर असल में ऐसा है नहीं। उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक की दूरी है 3,214 किलोमीटर,
जबकि पश्चिम में गुजरात से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक की दूरी है 2933 किलोमीटर। अरे वाह! मतलब उत्तर दक्षिण की लंबाई पूर्व पश्चिम की चौड़ाई से लगभग 280 किलोमीटर ज्यादा है। ऐसा क्यों, जबकि दोनों का फैलाव 30 डिग्री ही है? इसका जवाब पृथ्वी के आकार में छिपा है। दो अक्षांश रेखाओं मतलब लैटिट्यूड्स के बीच की दूरी लगभग हर जगह एक जैसी रहती है, लेकिन दो देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड्स जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती हैं, उनके बीच की दूरी कम होती जाती है, वो ध्रुवों पर जाकर मिल जाती हैं। इसलिए 30 डिग्री का देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री के अक्षांशीय विस्तार से कम दूरी तय करता है। वाह! ये तो स्कूल में कभी किसी ने ऐसे नहीं समझाया। मतलब ये पृथ्वी के गोल होने का असर है, न कि भारत के नक्शे की कोई खासियत। कमाल है। चलिए अब भारत के 4 कोनों की यात्रा करते हैं। जी, देश के सबसे एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन से हैं? बिल्कुल। उत्तर से शुरू करते हैं। हमारा सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, जो पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। और पश्चिम में, जहां सूरज सबसे बाद में डूबता है? वो है गुजरात का गोहार मोती। और पूर्व में, जहां देश में पहली किरण पड़ती है, वो है अरुणाचल प्रदेश का किबिथु। और दक्षिण में? यहाँ कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। हाँ, यहाँ 2 दक्षिणी बिंदु हैं। अगर हम सिर्फ भारत की मुख्य भूमि यानी मेनलैंड की बात करें, तो सबसे दक्षिणी सिरा है केप कोमोरिन, जिसे हम सब कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। लेकिन भारत सिर्फ मेनलैंड तो है नहीं, हमारे पास द्वीप भी हैं। एग्जैक्टली। और जब हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को शामिल करते हैं, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु और भी दक्षिण में चला जाता है। वो है इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेटर निकोबार द्वीप पर है। इसका पुराना नाम पिग्मेलियन पॉइंट भी था। और इंदिरा पॉइंट के साथ एक दुखद कहानी भी जुड़ी है। हाँ, ये पॉइंट अब सिर्फ नक्शों और रिकॉर्ड्स में ही मौजूद है। 2004 की विनाशकारी सुनामी ने इसे हमेशा के लिए समंदर में डुबो दिया। एक भौगोलिक लैंडमार्क जो अब पानी के नीचे है। चलिए अब नक्शे पर बनी कुछ ऐसी रेखाओं की बात करते हैं जो दिखती तो नहीं, पर उनका असर बहुत गहरा होता है। शुरुआत करते हैं कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, भारत के लिए एक तरह से जलवायु विभाजक है। ये देश को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। दक्षिणी उष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल भारत और उत्तरी उपोष्णकटिबंधीय सब ट्रॉपिकल भारत। और ये रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिम से पूर्व की ओर चलें तो ये राज्य कौन कौन से हैं? ये गुजरात से शुरू होती है, फिर राजस्थान का एक छोटा सा हिस्सा छूती है, और फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आखिर में मिजोरम से निकलती है। अब आते हैं समय पर। जैसा कि हमने पहले बात की, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच लगभग 30 डिग्री का फासला है। इसका मतलब तो ये हुआ कि दोनों जगहों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होगा। बिल्कुल। जब अरुणाचल में सुबह के 6 बजे सूरज उग चुका होता है, गुजरात में तब भी रात के 4 बजे जैसा अंधेरा होता है। अब सोचिए, अगर हर शहर अपनी घड़ी सूरज के हिसाब से चलाए तो कितनी गड़बड़ होगी। ट्रेनों का टाइम टेबल, ऑफिस का समय, सब कुछ। तो इस मुश्किल का हल कैसे निकाला गया? कोई तो बीच का रास्ता होगा। हाँ, इसके लिए एक मानक मध्याह्न रेखा यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन चुनी गई। भारत के लिए ये रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये देश के लगभग बीच से गुजरती है और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर निकलती है। और इसी रेखा पर जो समय होता है वही पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, जिसे हम IST कहते हैं। एकदम सही। और इसी वजह से हमारा समय ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से ठीक 5.5 घंटे आगे है। ये मानक मध्याह्न रेखा भी 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अब आते हैं सीमाओं पर। भारत की जमीनी और समुद्री सरहदें बहुत लंबी हैं। आंकड़े क्या कहते हैं? हमारी जमीनी सीमा, जो हमारे पड़ोसी देशों से लगती है, लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है। 15,200 किलोमीटर? इसे समझने के लिए कोई उदाहरण दे तो। इसे ऐसे समझिए कि अगर आप इस सीमा पर गाड़ी चलाना शुरू करें तो आपको दिल्ली से मुंबई के 10 से ज्यादा चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। इतनी लंबी है ये सरहद। और हमारी तटरेखा यानी कोस्ट लाइन, अगर हम अपने द्वीपों को भी मिला लें तो हमारी तटरेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है। अब जमीनी सीमाओं पर वापस आते हैं। एक सवाल जो अक्सर लोगों को चकराता है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? ज्यादातर लोग चीन या पाकिस्तान सोचते हैं। और यहीं पर वो चौंक जाते हैं।
हमारी सबसे लंबी सीमा 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ है। ये सीमा बहुत घुमावदार है, इसलिए इसकी लंबाई इतनी ज्यादा है। और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है, सिर्फ 106 किलोमीटर, जो लद्दाख में लगती है। इन सीमाओं को कुछ खास नाम भी दिए गए हैं जो इतिहास की देन है। हाँ, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। यही नाम बांग्लादेश की सीमा के लिए भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि 1947 में विभाजन के समय वो पूरी पाकिस्तान था। अब जमीन से उतरकर समंदर की ओर चलते हैं। भारत 3 तरफ से समंदर से घिरा है। हमारी तटरेखा पर कुल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इन राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, लगभग 1214 किलोमीटर। इसका कारण है कच्छ और खंबात की खाड़ियां, जो तटरेखा को बहुत घुमावदार बना देती हैं। और सबसे छोटी गोवा की है। स्रोत भारत की समुद्री सीमा यानी टेरिटोरियल वाटर्स का भी जिक्र करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तट से समंदर में 12 समुद्री मील यानी लगभग 22 किलोमीटर तक भारत का पूरा अधिकार है। ये समंदर का वो हिस्सा है जो भारत की संप्रभुता में आता है, जैसे हमारी जमीन। ये तो हुई तटरेखा की बात। अब आते हैं भारत के 2 अनमोल रत्नों पर, हमारे द्वीप समूह। ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। बिल्कुल। बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये असल में समंदर में डूबी हुई एक पर्वत श्रृंखला के शिखर हैं। ये म्यांमार की अराकान जुमा रेंज का ही दक्षिणी विस्तार हैं। मतलब ये ज्वालामुखी से बने द्वीप हैं। हाँ, और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड यहीं पर है। ये 572 द्वीपों का समूह है, जिनकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। हाल ही में यहाँ के कुछ द्वीपों के नाम भी बदले गए हैं। हाँ, ये एक जरूरी अपडेट तो है। नील द्वीप को अब शहीद द्वीप कहा जाता है, हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप है और रॉस द्वीप को अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है। बहुत दिलचस्प। अब दूसरे द्वीप समूह की ओर चलते हैं, अरब सागर में। वो है लक्षद्वीप। ये 36 द्वीपों का समूह है और अंडमान के विपरीत ये प्रवाल द्वीप यानी कोरल आइलैंड्स हैं। ये लाखों करोड़ों छोटे समुद्री जीवों, जिन्हें प्रवाल या कोरल कहते हैं, के कंकालों से बने हैं। वाह, एक द्वीप जो आग से बना है और दूसरा जो जीवन से। बिल्कुल। और लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है, जिसकी राजधानी कावारत्ती है। अंत में स्रोत कुछ समुद्री रास्तों या चैनलों का भी जिक्र करते हैं जो इन द्वीपों को अलग करते हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है कि कौन सी पानी की पट्टी किसे अलग करती है। इन्हें अक्षांशों के नाम दिए गए हैं ना? हाँ, 8 डिग्री चैनल मालदीव देश को भारत के मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। फिर 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप के बाकी द्वीपों से अलग करता है। और सबसे मशहूर 10 डिग्री चैनल, वो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। और अगर हम श्रीलंका की बात करें तो वो हमसे पाक जलडमरू मध्य मतलब पैल्क स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। तो इस सब का मतलब क्या है? आज हमने भारत को सिर्फ एक राजनीतिक नक्शे की तरह नहीं, बल्कि एक जीती जागती भौगोलिक इकाई के रूप में देखा। गोंडवाना से इसकी यात्रा से लेकर इसके विशाल आकार और जटिल सीमाओं तक हमने देखा कि कैसे अक्षांश और देशांतर की ये अदृश्य रेखाएं न सिर्फ नक्शे पर हमारी जगह तय करती हैं, बल्कि हमारे समय और हमारी जलवायु को भी नियंत्रित करती हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो मंच है जिस पर भारत की कहानी लिखी जाती है। हमारे 15,200 किलोमीटर की जमीनी सीमा ने हमें अलग अलग संस्कृतियों से जोड़ा और चुनौतियां भी दी, और हमारी 7,500 किलोमीटर की तटरेखा ने हमें दुनिया से व्यापार और विचारों के आदान प्रदान का रास्ता दिया। बिल्कुल।